नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का तीसरा अध्याय हिमालय की बेटियां। लेखक हैं नागार्जुन। और जो नागार्जुन है उन्होंने प्रकृति को एक सचेतन रूप में देखा है, प्रकृति का मानवीकरण किया है और कुछ इसी प्रकार की अनुभूति ही हमें इनके इस निबंध में देखने को मिलेगी हिमालय की बेटियां में। हिमालय की बेटियां जो इनकी रचना है वो निबंध वीरा की रचना है। तो देखिए, हिमालय को इन्होंने दिखाया है, ये आप चित्र में देख रहे हैं हिमालय पर्वत है। हिमालय को एक पिता के रूप में दिखाया है, इन्होंने पिता के रूप में मानवीकरण किया है हिमालय का। और जो नदियां हैं ये आप देख रहे हैं, ये जो जल राशि आपको दिख रही है ये नदियां हैं, इनको बेटियों का रूप दिया है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कुछ वृक्ष हैं, ठीक है, चीड़, देवदार, सरो, बांस वगैरह खूब सारे वृक्ष हैं। इनका भी वर्णन इसमें देखने को मिलेगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि लेखक का कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं कि जब मैंने मतलब इन नदियों को पास से नहीं देखा था, दूर से देखा था, दूर कहाँ पे, एक समतल विशाल मैदान में जब देखा था, तो मैं केवल यही सोचता था कि ये इसी प्रकार से शांत रहने वाली एक संभ्रांत महिला की भांति है। संभ्रांत महिला से क्या तात्पर्य है? संभ्रांत महिला मतलब कि चक्कर खाई हुई, कुछ सोच रही, कुछ विचार में मग्न जो कोई महिला है, उस महिला की भांति लेखक को ये नदियां लगती थी। कब लगती थी? जब ये विशाल मैदान में फैली हुई होती थी, ठीक है। और जब लेखक उन नदियों में नहाते थे, मतलब जैसे ये समतल मैदान में फैली हुई है और ये जैसे लेखक जैसे है इसमें नहा रहे हैं, छलांगे उछल रहे हैं, तो इनको क्या लगता था जैसे ये अपनी माँ की गोद में बैठे हैं, अपनी बुआ की गोद में बैठे हैं, और मतलब कोई रिश्तेदार, माँ, बुआ, मौसी, काकी, कोई भी, ठीक है, तो उनकी गोद में जैसे खेल रहे हैं, ऐसा लेखक को प्रतीत होता था, अनुभव होता था, अनुभूति होती थी। कब? जब ये इन नदियों में नहाते थे। नदियों में कब नहाते थे? जब ये विशाल मैदान में बिल्कुल शांति से फैली हुई होती थी। लेखक को अंदाजा भी नहीं था कि, लेखक आगे क्या लिखते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं इन नदियों को थोड़ा और पास से देखूंगा, पास से मतलब थोड़ा इसकी मैं हिमालय के मैं कंधे पर चढ़ा, मतलब थोड़ा ऊपर चढ़े, ये देखिए लेखक ऊपर चढ़े, तो लेखक ने देखा कि ये नदियां इतनी उछल कूद करते हैं। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था, जो गंगा और यमुना यहाँ से मतलब बिल्कुल पतले से धारा के समान है, एक बिल्कुल पतले से बाला के समान है, और वो एक विशाल मैदान में आकर के, समतल मैदान में आकर के इतना विशाल रूप ले लेती है, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। और मैंने पहली बार अनुभव किया इन नदियों की बाल लीला को। कैसे अनुभव किया बाल लीला को? कि ये देखिए हिमालय की गोद में कैसे उछल कूद मचा रही है। उछल कूद से क्या मतलब है? कि देखिए हिमालय से नदी निकलेगी तो ये ऊंचाई और ये नीचे की तरफ आएगी तो उछलती कूदती आएगी। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये नदियां इतनी उछल कूद मचाती है। और बिल्कुल मैं कौतूहल में पड़ गया। इतना कौतूहल तो किसी को तब भी नहीं होता होगा जब वो किसी कली को या किसी लड़की को, बाला को देखता होगा, लेकिन मुझे इनको देख करके इतना कौतूहल उस समय हुआ। और आगे लेकर क्या लिखते हैं कि हिमालय पर्वत जो है, इनके जो पिता है वो अपनी बेटियों से इतना असीम प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और फिर भी अपने पिता का इतना प्यार पाकर भी, और ये कहाँ दौड़ी जा रही है, ये देखिए कहाँ दौड़ी जा रही है, इनको क्या चाहिए। और मतलब पिता जिसका इतना प्यार करता है जिन बच्चों को, जिन बेटियों को, उनका मतलब प्रेम का मूल्य नहीं जानकर के ये कहाँ जा रही है, ठीक है ना। मतलब और क्या चाहिए इनको, इनका लक्ष्य क्या है, इनको और क्या चाहिए। फिर आगे लेखक ने क्या लिखा है कि अपने पिता का इतना असीम प्रेम पाकर भी अगर इनको तृप्ति नहीं मिलती, अगर इनकी प्यास नहीं बुझती, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास बुझा सकेगा। फिर आगे लेखक ने लिखा है कि ये जैसे यहाँ से मतलब निकलते हैं हिमालय पर्वत से, और फिर उछलती कूदती कलरव करती हुई, भाव धुंधिमाई करती हुई निकलती है। आगे आते हैं वृक्ष, खूब सारे वृक्ष आते हैं, देवदार, चीड़, दारो, रस, चनार, ठीक है ना। तो इनके जो वृक्ष आते हैं तो वहां पे जाकर के थोड़ी सी इनकी गति क्या धीमी पड़ जाती है, और उस समय इन नदियों को कुछ सोचने का मौका मिल जाता होगा। क्या सोचती है उस समय? अपनी बाल लीला के बारे में सोचती है, अपनी उछल कूद के बारे में सोचती है। बाल लीला क्यों कहा है? क्योंकि ये यहाँ से
हिमालय पर्वत से जब निकलती है, हिमालय की गोद से निकलती है, तो उस समय ये क्या है, इनकी बाल लीला है। जैसे छोटा बच्चा होता है वो अपने माता पिता की गोद में उछल कूद करता है ना, बाल लीलाएं करता है, तो उसी प्रकार से ये अपने पिता की गोद में उछल कूद कर रही है। फिर आगे लेखक क्या लिखते हैं कि मतलब कौन जाने भाई ये जो नदियां हैं, ये जो हिमालय की बेटियां हैं, ठीक है, तो ये इतनी उछल कूद करती है, ठीक है, तो फिर भाई हिमालय पर्वत भी इनको रोकने का प्रयास करता होगा, क्योंकि वो पिता है। जैसे कोई पिता है, उसकी बच्ची है, ज्यादा उछल कूद करेगी, ज्यादा घर से बाहर जाएगी, तो पिता को चिंता होगी ना। तो हिमालय भी क्या पता इनको रोकने के लिए सिर्फ, ये सारी कल्पनाएं हैं, ठीक है ना, लेखक की कल्पना है, लेखक की मन की कल्पना है। तो कहते हैं कि कौन जाने हिमालय जो इनका बाप है, इनका पिता है, वो भी इनको रोकने के लिए कितने प्रयास करता होगा, लेकिन कौन जाने इनका नटखटपन ये नदियां उसकी सुनती भी है या नहीं। वो बेचारा सिर धुन करके रह जाता होगा, मतलब सिर पीट करके रह जाता होगा, ठीक है। तो आगे कहते हैं कि बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, हिमालय की जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं उनसे जाकर के पूछिए कि आपकी ये नदियां जो है आपके रोके नहीं रुकती है क्या। तो उत्तर में जो विराट हिमालय है, जो महान चोटियां हैं, वे केवल मौन रह जाती हैं। फिर आगे लेखक क्या लिखते हैं कि ये जो मतलब सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये दो महानदियां हैं, ठीक है। तो आगे लेखक लिखते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम आते ही खूब सारी नदियों के नाम अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि वो उनकी सहायक नदियां हैं। जैसे झेलम, सतलज, चिनाब, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना और सरयू, गंडक, कोसी, ये सारी नदियां जो है इनके नाम अपने आप ही आ जाते हैं इनका नाम आने पर, क्योंकि वो इनकी सहायक नदियां हैं। तो वो कहते हैं कि वास्तव में अगर देखा जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र कुछ नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इनका अस्तित्व किससे है, क्योंकि ये जो दयालु हिमालय है, इस पर जो जमी हुई बर्फ है, ठीक है, तो दयालु हिमालय ने अपना दिल पिघला करके, ठीक है, अपना बड़ा दिल पिघला करके एक एक बूंद को जो इकट्ठा किया है, ठीक है ना, वर्षों से जो एक एक बूंद इकट्ठी हुई है, वही बूंद इकट्ठी होकर के इन नदियों में समाहित हुई है और ये महानदियां बनी है। और फिर आगे लेखक लिखते हैं कि ये जो महानदियां बनी है, ये आगे जाकर के किसमें मिलती है, समुद्र में मिलती है। फिर लेखक ने समुद्र के मतलब समुद्र को सौभाग्यशाली कहा है, क्योंकि उसको इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उसने हिमालय की इन दो नदियों का, बेटियों का, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का हाथ थामा है। मतलब जैसे किसी का हाथ थामना मतलब विवाह होना कहते हैं, ठीक है। तो ये वह समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जिसने हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामा है। कितनी सुंदर लेखक की कल्पना है। आगे लेखक क्या लिखते हैं कि जिन लोगों ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र को केवल समतल मैदानों में बिखरे हुए देखा होगा, उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा होगा, कभी भी यह कल्पना नहीं की होगी कि हिमालय की गोद में जहां से ये नदियां निकलती हैं, वहां पे ये नदियां किस तरह से नंग धड़ंग होकर के उछल कूद करती है, जिस प्रकार से कोई बच्चा अपने पिता की गोद में खेलता है। और फिर आगे चलकर लेखक आगे लिखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको यह रूप बिल्कुल आकर्षक नहीं लगा होगा, ना लगे, चाहे आकर्षक ना लगे, लेकिन मुझे नदियों का ये बालपन का जो रूप है कि ये किस प्रकार से अपने बूढ़े पिता हिमालय की गोद में खेलती हैं, मुझे यह रूप इतना लुभावना प्रतीत हुआ कि मुझे ऐसा कहने में भी कोई झिझक नहीं होगी कि ये जो हिमालय है यह समुद्र का ससुर है, और जो समुद्र है वह हिमालय का दामाद है, ठीक है। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी। दामाद कैसे, क्योंकि ये जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र महानदियां हैं, ये अंत में जाकर के किसमें मिलती है, समुद्र में, ठीक है। इनको लड़कियां बताया और समुद्र से जाकर मिलती है, तो समुद्र उनका पति हो गया और ये हिमालय का दामाद हो गया, ठीक है। फिर आगे लेखक ने लिखा है कि जो कालिदास है, उन्होंने अपने मेघदूत में, ठीक है ना, मेघदूतम जो कालिदास की रचना है, उन्होंने अपने मेघदूतम में जो उनका एक विरही यक्ष है, उससे मेघदूत से कहलवाया था
कि तुम जाते हुए बेत्रवती या बेतवा नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना। मतलब कि मेघ को कहा था कि जाते हुए तुम बेतवा नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, मतलब कि वहां पे जल की वर्षा करते जाना। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी तरह, नागार्जुन जी कहते हैं कि मेरी तरह कालिदास को भी महान जो संस्कृत के कवि हैं, उनको भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। उन्होंने भी जो नदियां हैं, हिमालय है, मेघ है, इन सबका क्या किया है, मानवीकरण किया है। फिर आगे लेखक लिखते हैं कि जो काका कालेलकर जी है, उन्होंने नदियों को लोकमाता कहा है। लोकमाता किस लिए कहा है काका कालेलकर जी ने? क्योंकि जो नदियां होती है वो पूरे संसार का पालन करती है। जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चों को पालती है, कितने भी कष्ट सहकर के वो अपने बच्चों को पालती है, उसी प्रकार से जो नदियां हैं वह भी पूरे संसार का पालन पोषण करती है, धरती को उपजाऊ बनाए रखती है। चाहे जो मनुष्य है उसको कितना ही गंदा कर दे, लेकिन वो अपना कर्म कभी नहीं भूलती। इसीलिए कालेलकर जी ने नदियों को लोक माता कहा है। तो आगे फिर लेखक लिखते हैं, माता के रूप में अगर देखते हैं नदियों को, थोड़ा हम और भी आगे जाकर के सोच सकते हैं, उनको हम अपने प्रेयसी के रूप में देख सकते हैं, उनको हम अपने बहन के रूप में देख सकते हैं। तो कालेलकर जी ने कहा है कि मतलब जो नदियां हैं वो हमारी लोक माता है, ठीक है। तो ये नागार्जुन जी कहते हैं कि माता के रूप में देखने से पहले अगर हम इनको बेटियों के रूप में देख लें, या फिर इनको हम प्रेयसी के रूप में देख लें, थोड़ा और आगे चले तो इनको अगर हम बहन के रूप में देख लें, तो उसमें क्या हर्ज है, और भी उनका सुंदर रूप निखर के सामने आता है। तो एक दिन की बात है, जो हमारे नागार्जुन जी हैं वो तिब्बत में मतलब तिब्बत को कहते हैं, वहां पे सतलज नदी के किनारे बैठे थे। जैसे ये सतलज नदी है, यहाँ पे अपन बैठा देते हैं नागार्जुन जी को। तो सतलज नदी के किनारे बैठे थे और अपने जो पैर है उन्होंने इस नदी में डाल दिए थे, ठीक है। तो पानी का जो प्रवाह था उसके साथ ही पैरों में झनझनाहट शुरू हुई और लगे गुनगुनाने। क्या गुनगुनाने लगे? देखिए, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। क्या कहते हैं नागार्जुन जी कि हे सतलज बहन, सतलज को क्या कहा? बहन, ठीक है, बहन कहा कि हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो, और तुम्हारी जो लीला है वह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली है। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। आगे क्या लिखते हैं कि मेरा जो मन है वो इस नशे को हटा करके बहुत ही प्रसन्न हो गया है। ये नशा जो है छट गया है, ये खुमारी जो है दूर हो गई है, और अब मेरा मन बहुत ही प्रसन्न है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम्हारे इस सौंदर्य पर मैं न्योछावर हो जाऊं, ऐसा मेरा मन करता है। आगे क्या लिखते हैं, तुम हो बेटी बाप हिमालय, तुम जो हो, तुम क्या हो? बेटी हो, और तुम्हारे पिता कौन है? हिमालय, ठीक है। तुम हो बेटी बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता बहुत चिंतित है, हिमालय पर्वत बहुत चिंतित है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी। आगे लेखक क्या लिखते हैं कि प्रकृति रूपी नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति रूपी जो अभिनेत्री है, नायिका है, उसके चित्रित पट पर, चित्रित पर्दे पर अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी। तुम्हारी जो छाप है बहुत ही अनुपम है, अद्भुत है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, ही सतलज बहन तुम्हारी जय हो। तो आज के इस वीडियो में हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। नमस्ते।